आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4। जो हमारा यहाँ पर अर्थशास्त्र का अध्याय 4 है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे होती है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुँच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। जैसे कि हम खाद्य सुरक्षा को देख सकते हैं। खाद्य सुरक्षा में क्या आता है कि सभी लोगों को मतलब हमेशा उनको भोजन मिलता रहे, उनकी पहुंच से दूर न हो, और जब भी भोजन प्राप्त करा जाए तो उसमें वो सामर्थ्य हो उसको खरीदने में। उसका क्या होता है, जब उसको वितरण किया जाता है तो उसकी वितरण की जो प्रणाली है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। और जैसे कि हम देख सकते हैं, शासकीय सतर्कता होनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति मतलब ऐसी कोई खतरे की स्थिति नहीं होना चाहिए जिससे कि खाद्य सुरक्षा पर खतरा है। खाद्य सुरक्षा क्या है? जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्यान्न उत्पन्न, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। जैसे कि हम देख सकते हैं, सभी व्यक्तियों के पास तो भोजन भी हो, लेकिन भोजन के साथ साथ उसको इतने दाम में दिया जाए कि वो सब उसको खरीद सके, उस भोजन को अपने आप ऐसा धन जुटा सके जिससे वो उनको उपलब्ध हो सके। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के पास पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो, खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। खाद्य सुरक्षा क्यों? समाज का अधिक वर्ग जो है वो गरीब है, हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है। परंतु जब देश में भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने इसे पहले वाले चैप्टर में देखा था कि कई लोग ऐसे होते हैं हमारे देश में कि वो बहुत ज़्यादा गरीब और निर्धन है, उनके पास धन नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उनको खाद्य बहुत कम मिल पाता है, जिससे कि उनकी खाद्य सुरक्षा में कमी आती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे कि भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी वगैरह, तो उसमें जो निर्धन रेखा से ऊपर वाले लोग होते हैं उनको भी बहुत सारी परेशानियां आती है और वो भी क्या होते हैं, खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। जो 1975 में अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य प्रतियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफी परिवर्तन हुआ है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई थी कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो। खाद्य एवं कृषि संगठन 1996 इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया है कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? किसी प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। अकाल के दौरान बड़े पैमानों पर
मौत होती है, जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरियों से रोगों के प्रति शरीर के प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वो 1943 का बंगाल का अकाल था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल से सबसे अधिक लोग प्रभावित हुए हैं? चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से खेतिहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस अकाल में सबसे अधिक वही मरे हैं। बंगाल प्रांत में चावल की उपज वर्ष 1938 में 85 लाख टन थी, 1939 में 79 लाख टन, और आयात कितना हुआ था? लाख टन। तो कितना हो गया? तो कुल मिलाकर यहाँ पर 1938 में 85 था और 1939 में 83 हो गया। फिर 1940 में उत्पादन कितना हुआ था? 42 लाख टन और आयात हुआ था 3 लाख टन। तो कुल मिलाकर 85 हो गया। तो 1941 में हुआ था उत्पादन लाख टन में 68 और आयात कितना हुआ था? 2। तो यहाँ पर कितना हो गया? तो कुल मिलाकर 70 लाख टन। और 1942 में 93 लाख टन और फिर यहाँ पर निर्यात कितना हुआ था? 1 लाख टन। तो यहाँ पर कितना रह गया था? 92। 1943 में उत्पादन लाख टन 76 लाख टन हुआ था और आयात हुआ था 3। तो कितना हो गया? तो 79। आइए चर्चा करते हैं। कुछ लोग का कहना है कि बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। सारणी 4.1 का अध्ययन करें और बताएं कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं? किस वर्ष में खाद्यान्न उपलब्धता में भारी कमी हुई है, ये भी आप बताएंगे। राहत केंद्र पर भूखमरी से पीड़ित लोग 1945 में और यहाँ पर 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के चटगांव जिले में गाँव को छोड़कर जाते हुए एक परिवार हमको यहाँ पर दिखाया गया है। सुझाए गए कुछ कार्य कर सकते हैं हम यहाँ पर। चित्र 4.1 में आप क्या देखते हैं? पहले चित्र में कौन सा आयु का वर्ग दिख रहा है? क्या आप कह सकते हैं कि चित्र 4.2 में दिखाया गया परिवार गरीब है? क्यों? क्या आप अकाल पड़ने से पहले दोनों चित्रों में दिखाए गए लोगों की जीविका के स्रोत के बारे में अनुमान लगा सकते हैं? गाँव के संदर्भ में ज्ञात करें कि किसी राहत शिविर में प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को किस तरह की मदद दी जाती है? क्या आपने इस तरह के पीड़ितों की कभी धन, खाद्य, कपड़ों, दवा आदि के रूप में सहायता की है? परियोजना कार्य भारत में अकाल संबंधित और सूचना एकत्र करें। भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहांडी तथा काशीपुरा जैसे स्थान है जहां अकाल जैसी दशा अनेक वर्षों से बनी हुई है और ऐसी भी सूचना मिली है कि वहां भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। हाल के कुछ वर्षों में राजस्थान के बारन जिले, झारखंड के पलामू जिले तथा अन्य सुदूरवर्ती जिलों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। खाद्य असुरक्षित कौन है? यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल है। भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्न की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रिया कम वेतन वाले व्यवसाय और अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे होते हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकें। रामू की कहानी। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम अंशकालिक करती है। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि के एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। यह वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने
चुकने तक अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है, तब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट के जो भट्टे होते हैं या गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वस्तु रूप में इतना काम लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 जून के भोजन के लिए जरूरी चीजें जुटा सके। बहरहाल जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। परिवार को दूध तथा सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती है। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। आइए चर्चा करते हैं कृषि एक मौसमी क्रिया क्यों है। रामू वर्ष के लगभग 4 महीने बेरोजगार क्यों रहता है। जब रामू बेरोजगार होता है तो क्या वह क्या करता है। रामू के परिवार में पूरक आय कौन प्रदान करता है। कोई भी काम पाने में असमर्थ होने पर रामू को कठिनाई क्यों होती है। रामू खाद्य की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बता सकते हैं। अब हम देखते हैं अहमद की कहानी। अहमद बेंगलोर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीजें खरीदने के पश्चात अपनी आय में से कुछ बचा लेता है। अन्य दिनों में वह मुश्किल से इतना ही कमा पाता है जिससे कि वह दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का पीडीएस कार्ड होता है। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक जरूरतों के उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। वह इन चीजों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है, जहां वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। आइए चर्चा करते हैं, क्या रिक्शा चलाने से अहमद को नियमित आय होती है। रिक्शा चलाने से होने वाली थोड़ी सी आय के बावजूद पीला कार्ड अहमद को अपने परिवार चलाने में कैसे मदद कर रहा है। रामू खाद्य की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों, इनमें से निचली जातियां का या तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है और जिन्हें काम में तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इनसे अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। देश के कुछ क्षेत्रों जैसे कि आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहाँ गरीब अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश, पूर्वी दक्षिण पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। जैसे कि हम यहाँ पर हमको देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक संरक्षण सर्वेक्षण जो हुआ था NHFS 1998 से लेकर 99 के अनुसार भारत में इसी महिला और बच्चों की संख्या 11 करोड़ के लगभग है। अब हम देखते हैं भूखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भूखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भूखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भूखमरी का खतरा कम हो जाता है। भूखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भूखमरी मात्रा एवं या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के लिए होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय पर और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थों खरीदने में अक्षमता के कारण
दीर्घकालिक भूखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भूखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित या ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। इस तरह की भूखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में असक्षम रहता है। सारणी 4.2 में दिखाया गया है कि भारत में मौसमी और साथ ही दीर्घकालिक भूखमरी के प्रतिशत में गिरावट आई है। जैसे कि हम देख सकते हैं भारत में भूखमरी से ग्रस्त परिवार का प्रतिशत क्या है। तो हम देखते हैं भूखमरी के प्रकार, वर्ष, मौसमी, दीर्घकालिक और कुल। ग्रामीण 1983 में 16.2 और दीर्घकालिक 2.3 और कुल यहाँ पर 18.5। 1993 से 94 में मौसमी 4.2 और दीर्घकालिक 0.9 और कुल है 5.1। और जो हमारा 1999 से 2000 में कितना है, मौसमी हमारे यहाँ पर 2.6, दीर्घकालिक है 0.7 और कुल है 3.3। शहरी में हम देख सकते हैं 1983 में यहाँ पर कितना 5.6 मौसमी, दीर्घकालिक है 0.8 और कुल मिलाकर कितना है 6.4। 1993 से 94 में मौसमी 1.1, दीर्घकालिक है 0.5 और कुल है 1.6। 1999 से 2000 में मौसमी 0.6, दीर्घकालिक है 0.3 और जो हमारा कुल है 0.9। आगे हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप में दर्ज किया है। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई जो कि 44.01 और 30.02 करोड़ टन क्रमशः 2015 से 16 में है। वर्ष 2015 से 16 में कुल अनाजों का उत्पादन यहाँ पर कितना था 252.22 करोड़ टन है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो कि कितनी 26.87 और 17.69 करोड़ टन क्रमशः 2015 से 16 में है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है 15.75 एवं 12.51 करोड़ टन क्रमशः 2015 से 16 में है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब का एक किसान HYV प्रकारों वाले गेहूं के खेत के सामान्य जिस पर हरित क्रांति आधारित है। सुझाई गई क्रिया, निकट के किसी गांव में कुछ खेतों पर जाएं और किसानों द्वारा उपजाई गई फसलों का ब्यौरा एकत्र करें। भारत में खाद्य सुरक्षा। 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। इस व्यवस्था के दो घटक है का बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब हम देखते हैं भारत में अनाज, जो हमारा भारत है उसमें अनाज की उपज करोड़ टन में। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जीरो से हमको क्या दिया गया है 300 और यहाँ पर वर्ष दिए गए हमें 1960 से लेकर के 2017 तक। तो हम यहाँ पर देखते हैं 1960 से 61 में क्या था 80, 1970 से 71 में 108, 1980 से 81 में 130, 1990 से 91 में 176, 2000 से 2001 में 96, 2010 से 2011 में 245 और हम यहाँ पर देखते हैं 2011 से 12 में 259, 2012 से 13 में 257 और 2013 से 14 में 265, 2014 से 15 में 252.02 और 2015 से 16 में 252.22। तो और अब 2016 से 17 में कितना हो गया 2075.68। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं भारत में अनाज की उपज मंडियां करोड़ टन में कैसी है।
अब हम आइए चर्चा करते हैं। जो हमारा आरेख हमको यहाँ पर दिया गया है, हमारे देश में किस वर्ष में अनाज उत्पादन 200 करोड़ टन प्रति वर्ष से अधिक हुआ? भारत में किस दशक में अनाज उत्पादन में सर्वाधिक दशक की वृद्धि हुई? क्या 2000 से 2001 में भारत में उत्पादन वृद्धि स्थायी है? इसके बारे में हम यहाँ पर बता सकते हैं। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में मदद करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों में, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी उद्यान और खाद्य पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार की कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे कि 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड और अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड। सुझाई गई कुछ क्रियाएं दे रखी है। अपने इलाके के राशन की दुकान पर जाएं और वहां से निम्नलिखित ब्यौरा प्राप्त करें। राशन की दुकान कब खुलती है? राशन की दुकान पर कौन कौन सी चीजें बेची जाती हैं? राशन की दुकान की चावल और चीनी निर्धनता की रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए कीमत की तुलना किसी अन्य किराने की दुकान कीमतों से करें। पता लगाएं क्या आपके पास राशन कार्ड है। इस राशन कार्ड से आपके परिवार ने हाल में कौन सी चीज़ खरीदी है? क्या उन्हें किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? राशन की दुकानें क्यों ज़रूरी है? जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रीय उत्पादन वितरण योजना, उचित दर, राशन की दुकान, सक्रिय संक्रमक 9, हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। आगे हमको दिया गया है इसमें, भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्यान्न संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीब के उच्च स्रोतों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधित 3 महत्वपूर्ण अंतर्क्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से ही थी, लेकिन उसे और मजबूत किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई और काम के बदले अनाज एफएफडब्ल्यू 1977 से 78 में प्रारंभ। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभव के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीब उन्मूलन कार्यक्रम बीपीएल चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में है। इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी है, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम है। अधिकतर पीएपी भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं। सुझाए गए क्रियाकलाप, सरकार की ओर से शुरू किए गए खाद्य पर आधारित कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी एकत्र करें। संकेत, ग्रामीण वेतन रोजगार कार्यक्रम, रोजगार गारंटी योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, दोपहर का भोजन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सब
सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। हम देख सकते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है। अब देखते हैं हम 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। इसके अलावा 2000 में 2 विशेष योजनाएं अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का सारांश सारणी 4.3 में दिया गया है। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्य को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्य उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। इसने देश के अनाज के अधिशेष क्षेत्रों में, जैसे कि हम देख सकते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। योजना का काम, आरंभ का वर्ग, लक्षित समूह, अद्यतन मात्रा, निर्गम कीमत रुपए में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 तक सार्वजनीन। गेहूं कितना है? 2.34। चावल की कीमत क्या है? 2.89। और संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में पिछड़े ब्लॉक 20 की खाद्यान्न, और यहाँ पर जैसे कितना 20 किलो खाद्यान्न देते थे। गेहूं क्या रहता है? 2.80 और चावल था 3.77। लक्षित सार्वजनिक प्रणाली 1997 में निर्धन और गैर निर्धन बीपीएल एपीएल 35 किलोग्राम खाद्यान्न और बीपीएल गेहूं क्या था? 4.15, चावल था 5.65। एपीएल के लिए गेहूं 6.10 और चावल था 8.30। अंत्योदय अन्न योजना 2002 में निर्धनों में सबसे निर्धन 35 किलोग्राम खाद्यान्न, गेहूं 2.00, चावल 3.00। अन्नपूर्ण योजना 2000 दीन वरिष्ठ नागरिक 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 योग्य परिवार 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह। गेहूं 2 रुपये किलो, चावल 3 रुपये किलो और अनाज 1 रुपये किलो। नोट: बीपीएल निर्धनता रेखा से नीचे, एपीएल निर्धनता रेखा से ऊपर और स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण। तो अब हम देख सकते हैं कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धनों परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति में खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की है। तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। अनाजों से ठसाठस भरे अन्य भंडारों के बावजूद भुखमरी की घटनाएं हो रही है। एफसीआई भंडार अनाज से भरे, कई अनाज सड़ा रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। नीचे दिया गया आरेख 4.2 में केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का स्टॉक और इसकी मौजा मानदंडों में अंतर को दर्शाती है। आओ चर्चा करें। आरेख 4.2 का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। हाल में किस वर्ष में सरकार के पास खाद्यान्न का स्टॉक सबसे अधिक था? एफसीआई का न्यूनतम बफर स्टॉक प्रतिमान क्या है? एफसीआई के भंडारों में खाद्यान्न ठसाठस क्यों भरा हुआ है? तो हम यहाँ पर देखते हैं अंत्योदय अन्न योजना
अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने गरीब रेखा से नीचे के गरीब परिवारों के सर्वेक्षण द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार 2 बार जोड़े गए। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई। सहायकी सब्सिडी व भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायकी घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। आरेख 4.2 न्यूनतम बफर स्टॉक का स्तर करोड़ टन एवं चावल और गेहूं के मानक हमको यहाँ पर दिए गए हैं, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी, अप्रैल, जून और अक्टूबर में। भारतीय खाद्य निगम 2018 बफर स्टॉक का स्तर 1 जुलाई से 2016 से मान्य है। आगे देखते हैं हम वर्ष 2014 में एफसीआई के पास गेहूं और चावल का भंडार 65.2 करोड़ टन था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण द्वारा स्थिति में सुधार हुआ। अनाज वितरण से हालात सुधरे। इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और यहाँ बर्बादी भी है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में हाश के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। न्यूनतम समर्थित कीमत की कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबाव का नतीजा है। इसके अलावा चूंकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक पश्चिम बंगाल में मुख्य था, 2 फसलों गेहूं और चावल तक सीमित है। न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि विशेषता खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान, गेहूं और उपजने के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है। धान की खेती के लिए खाद्य सघन सिंचाई, पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट भी आई है, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने में खतरा पैदा हो गया है। न्यूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ गई है। एफसीआई की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और बढ़ा दिया है। एनएसओ नंबर 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.38 किलोग्राम वर्ष 2004 से 5 से घटकर 5.98 किलोग्राम वर्ष 2011 से 12 में हो गया है। भंडारों में खाद्यान्न ले जाते हुए किसान हमको यहाँ पर दिखाए गए हैं। नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की खपत 4.71 किलोग्राम से घटकर 4.49 किलोग्राम 2011 से 12 में हो गया है। प्रति व्यक्ति पीडीएस चावल की कीमत 2004 से 5 से 2011 से 12 तक ग्रामीण भारत में दुगनी हुई है और नगरीय भारत में 66% बढ़ी है। पीडीएस गेहूं की प्रति माह प्रति व्यक्ति की खपत 2004 से 5 में ग्रामीण नगरीय भारत में दुगनी हो गई है। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना जैसे उपचार करते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है, जो बिक नहीं पाता। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन राशन कार्ड था, जिसमें चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था। ये प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे।
आज आप जो 3 प्रकार की कार्ड कीमतों की श्रृंखला देखते हैं, पहले यह नहीं थी। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे। हाँ, उनका कोटा निश्चित था। इनमें निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल थे, जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार की आय से थोड़ी सी अधिक थी। अब 3 भिन्न कीमतों वाले टीपीडीएस की व्यवस्था में निर्धनता रेखा से ऊपर वाले किसी परिवार को राशन दुकान पर बहुत कम छूट मिलती है। एपीएल परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊंची होती है जितने खुले बाजार में, इसलिए राशन की दुकान से इन चीज़ों की खरीदारी के लिए उनको बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त है। सहकारी समितियां की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती है। उदाहरणतः तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं, उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही है। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने से तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है। इसी तरह महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। एडीएस गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा सरकार की नीति को प्रभावित करने में एडीएस की कोशिश रंग ला रही है। एडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिलती है। सारांश: किसी देश की खाद्य सुरक्षा तब सुनिश्चित होते हैं तब उसके सभी नागरिकों को पोषक भोजन उपलब्ध होता है, सभी व्यक्तियों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य खरीदने की सामर्थ्य होती है और भोजन तक पहुंचने में कोई अवरोध नहीं होता। निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लोग खाद्य की दृष्टि से सदैव ही असुरक्षित रह सकते हैं, जबकि संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। यद्यपि भारत में लोगों को एक बड़ा वर्ग खाद्य और पोषक तत्वों की असुरक्षा से ग्रस्त है। सबसे अधिक प्रभावित समूह ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन और गरीब परिवार, बहुत कम वेतन वाले कार्यों में लगे लोग, शहरी क्षेत्रों में मौसमी कार्यों में लगे अनियमित श्रमिक है। देश के कुछ क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की बड़ी संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है, जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में जहां बहुत अधिक गरीब है, जनजातियां वाले व दूरस्थ क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्र जहां प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की है, जिसके 2 घटक है: बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी शुरू किए गए, जिनमें खाद्य सुरक्षा का घटक भी शामिल था। इनमें से कुछ कार्यक्रम है: एकीकृत बाल विकास सेवाएं, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय अन्न योजना आदि। खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त अनेक सहकारी समितियां और गैर सहकारी संगठन भी है, जो इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। अब हमें अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।